अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एडवोकेट आयशा रिच। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 6 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से सो ऑन। आज हम फंडामेंटल राइट्स भी तमाम तरह के जो है वो इसमें कवर करेंगे जो हमारे आइन के अंदर लिखे हुए हैं। तो चले जी, हाई ट्रीज़न क्या है कि ये गद्दारी का इर्तिकाब होता है, यानी ये बेसिकली जो सदर थे आपके जी जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उनको भी इसी के तहत जो है वो सज़ा हुई थी। तो ये होता है कि आइन के किसी भी कानून को जो का बताया है रियासत ने, उसको जो है वो अब्रोगेट करना, सस्पेंड करना, तो उसके इवज़ में जो है ना ये जो जुर्म होता है उसको हम हाई ट्रीज़न बोलते हैं। सब क्लास 1 पढ़ते हैं आर्टिकल 1 के, एनी पर्सन हु अब्रोगेट और सब्रीवेट और सस्पेंड होल्ड इन अबेयंस, यानी कोई भी पर्सन अब्रोगेट करेगा, ख़त्म करेगा, सब्रीवेंट करेगा, मुलतवी करेगा या सस्पेंड कर देगा और होल्ड इन अबेयंस करेगा, या फिर अटेम्प्ट और कॉन्स्पायरेसी या कोशिश करता है, ये कॉन्स्पायरेसी करता है, जालसाजी करता है, क्या करने की, अब्रोगेट करने की, सब्रीवेट करने की, सस्पेंड करने की और होल्ड इन अबेयंस द कॉन्स्टिट्यूशन, आइन को, बाई यूज़ ऑफ फोर्स और बाई एनी अदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। यहाँ जो है जी वो क्या है कि फ़ोर्स का इस्तेमाल करते हुए या कोई भी गैर आइनी तरीका इस्तेमाल करते हुए वो क्या करता है कि आइन के किसी भी शिक को अब्रोगेट करता है, सस्पेंड करता है या उसको होल्ड इन अबेयंस करता है या कोशिश करता है या कॉन्स्पायरेसी करता है। तो ऐसे पर्सन ने क्या कमिट किया, ऐसे पर्सन ने हाई ट्रीज़न का इर्तिकाब किया। एनी पर्सन एडिंग और अबेटिंग द एक्ट मेंशन इन क्लॉज 1 शेल लाइकवाइज बी गिल्टी ऑफ हाई ट्रीज़न। यानी यहाँ पे बताया गया कि जो ऊपर वाला पर्सन अबेटिंग करेगा या उकसाएगा, ठीक है, वो भी क्या है कि वो भी हाई ट्रीज़न में शामिल होगा। उकसाना भी जो है वो हाई ट्रीज़न में क्या है कि शामिल होगा। उसके बाद सब क्लास 2A, एन एक्ट ऑफ हाई ट्रीज़न शेल नॉट बी वैलिडेट बाय एनी कोर्ट इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट एंड अ हाई कोर्ट। यानी इसमें जो है वो जो लॉ है हाई ट्रीज़न का, वो कोई भी जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, कोई वैलिडिटी नहीं होगी। बट पार्लियामेंट शैल बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द पनिशमेंट ऑफ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ हाई ट्रीज़न। लेकिन पार्लियामेंट जो है वो सज़ा मुंतहिब कर सकती है पर्सन की जो कि फाउंड होता है कि इसने हाई ट्रीज़न का जो है वो ऑफेंस कमिट किया है, तो उसको सज़ा होगी हाई ट्रीज़न के अकॉर्डिंग। ठीक है, सिंपल चीज़ें याद करनी है, सब्रीवेट, सस्पेंड, होल्ड इन अबेयंस, अटेम्प्ट और कॉन्स्पायरेसी, सब्रीवेंट, होल्ड इन अबेयंस, और इसके अलावा पार्लियामेंट जो है वो उस पर्सन को जो है वो पनिश करेगी। उसके बाद आर्टिकल 7 पे चलते हैं। यहाँ से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है जिसमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में बताया कि रियासत क्या होती है। इन दिस पार्ट द स्टेट मीन, स्टेट का मतलब क्या है, द फेडरल गवर्नमेंट, फिर स्टेट में जी शामिल होगी वफाकी हुकूमत, पार्लियामेंट शामिल होगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट शामिल होगी, इसके अलावा प्रोविंशियल असम्बली शामिल होगी, एंड सच अदर लोकल अथॉरिटीज़ इन पाकिस्तान आर बाय लॉ एम्पावर्ड टू इम्पोज एनी टैक्स और सेस। यानी कोई मकसूल और टैक्स आयद करने का जो मुकम्मल अख्तियार होगा ना किसी भी अदारे को, वो चीज़ इसमें बताई गई है। तो वो सब क्या है कि रियासत है। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि रियासत में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व है। ठीक है, ये आपसे वो पेपर में पूछ रहा है, तो ये आपने जो है ना वो बेसिकली ज़हन में रखना है कि रियासत में क्या क्या शामिल है। ये चीज़ें जी फेडरल पार्लियामेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल असम्बलीज़ है, एंड सच अदर लोकल और अदर अथॉरिटीज़। लोकल अथॉरिटी भी हो सकती है और मज़ीद इस तरह की अथॉरिटीज़ भी बनाई जा सकती हैं। तो ये तमाम चीज़ें बनाई जाती हैं और इन सब का काम क्या होता है कि महसूल या टैक्सेस को आयद करना। उसके बाद आर्टिकल 8 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसमें बताया जाता है लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स और वाइड। यानी कि कोई भी कानून जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट बनाया जाएगा, मुनाफी बनाया जाएगा, वो कलअदम करार दिया जाएगा। सब क्लास 1 है, एनी लॉ और एनी कस्टम, यानी कोई भी कानून या कोई भी कस्टम या कोई भी यूजेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, जो कि जिसको कानूनन एनफोर्स करवाया जा रहा है, इन सो फार एज इन कंसिस्टेंस विद द राइट्स, मतलब वो मुनाफी जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के, कन्फर्म्ड बाय दिस चैप्टर, जो इस आइन में इस चैप्टर में बताए गए हैं, शेल टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंस बी वाइड। तो वो इस इनकंसिस्टेंट तक क्या होंगे, उनको गैर आइनी करार दिया जाएगा, क्योंकि कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया जा सकता जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो। तो कोई भी ऐसी रवायत या ऐसा कस्टम नहीं होगा जिससे किसी पर्सन के राइट को इन्फ्रिंज किया जाए और स्टेट उसकी मुकम्मल इजाज़त दे। ऐसा कोई भी कानून जो है रियासत उसकी इजाज़त नहीं दे सकती। फिर मज़ीद हम इसमें देखते हैं कि
जी लिखा हुआ है कि द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक अवे और अब्राइड द राइट सो कन्फर्म्ड एंड एनी लॉ इन कंट्रवेशन ऑफ दिस क्लास शैल टू द एक्सटेंड ऑफ सच कंट्रवेशन बी वाइड। यानी स्टेट कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी या ऐसा भी लॉ नहीं बनाएगी जो क्या करे, जो इन फंडामेंटल राइट्स को जो है वो मुदाखलत करे। तो वो अगर वो मुदाखलत होगी तो वो वाइड होगा। आपने लफ्ज़ याद रखने हैं। पहले में आपने क्या वर्ड याद रखना है, ये मैंने हाईलाइट किया, एनी लॉ एनी कस्टम यूजेज इनकंसिस्टेंस। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंसी क्या होगी, वाइड होगी। फिर दूसरे में आपने याद रखना है विच टेक अवे आर ब्राइज। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर आपने ये रखना है एक्सटेंड ऑफ सच कंजर्वेशन वी वाइड, तो वाइड होगा। और स्टेट जो है वो टेक अवे करेगी, अब्राइज करेगी, ऐसे जो भी कानून बनाए जाएंगे जो फंडामेंटल राइट के मुतसादम होंगे। तो इस तरह के वो ना मतलब सारी लाइन लिख के तो स्टेट नहीं लिखेगा कि कौन मतलब ऐसे लॉज को जो है वो अब्राइड करेगी। तो आपने बताना है वो स्टेट है कि कोई भी कानून जो है वो कंट्रवेशन करेगा तो ऐसे कंट्रवेशन क्या होगी कि वो वाइड होगी। ठीक है, ये चीज़ें हैं जो बेसिकली याद करने वाली हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं जो इसमें बताया गया द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल शेड नॉट अप्लाई टू। ये प्रोविजन, अब यहाँ तक हमने जो पढ़ा था ना वो उसने बताया था कोई कानून नहीं बनाया, कोई कस्टम नहीं बनाया जाएगा कोई फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो। आगे वो इसकी एक्सेप्शन बता रहा है कि कहाँ पर ये लॉ जो है वो एप्लीकेबल हो सकता है। द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल शेड नॉट अप्लाई टू, कहाँ ये अप्लाई नहीं होगा वो बता रहे हैं। एनी लॉ रिलेटिंग टू मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेज और पुलिस और अदर फीस चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। यानी कोई भी फोर्स बनाई जा रही है उसका मकसद क्या है कि इंसाफ जो है जी लॉ ऐसा बनाया जा रहा है क्योंकि एमरजेंसी सिचुएशन आ गया है, तो कोई भी वो लॉ ऐसा इन्फोर्स करवा रहा है तो उसके रिलेटेड फिर कोई भी जो है वो कानून नहीं बनाया जा सकता। ये चीज़ यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, इसको आपने याद कर लेना है कि कोई भी ऐसा मुतसादम कानून नहीं होगा। उसके बाद एनी लॉ इन रिलेशन टू डिसिप्लिन ऑफ सच फोर्सेज, या कोई भी ऐसा कानून बनाया जा रहा है जो कि एक आर्मी के कवानीन के रिलेटेड होता है। मतलब आप देखें ना जंग की सूरत हाल हो जाती है तो उन इलाकों से लोगों को घर से निकाल देता है। हालांकि फंडामेंटल राइट्स है कि सबके घर को प्रोटेक्ट किया जाए, लेकिन स्टेट जो है वो खास तर इन अख्तियारात को अपने हाथ में ले सकती है। उसके बाद आर्टिकल 9 है सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, यानी मुकम्मल आज़ादी दी जाएगी हर पर्सन को। यहाँ पे बताया गया नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लाइबिलिटी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ, यानी हर पर्सन की जो इज्जत है उसकी तहफ़्फ़ुज़ है वो मुकम्मल उसको दिया जाएगा कानून के मुताबिक, सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अगर कानून कहता है तो उस पर्सन को हिरासत में लिया जाएगा, अदरवाइज नहीं। आर्टिकल 10 आ जाता है सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी कानूनी गिरफ्तारी और हिरासत के बारे में ये बताया जा रहा है कि नो पर्सन हु इज़ अरेस्टेड शैल बी डिटेन इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सून एज मे बी द ग्राउंड ऑफ सच अरेस्ट शैल बी डिटेन द राइट टू कंसल्ट टू बी डिफेंड बाय द लीगल पिटिशनर विद चाइल्ड, यानी किसी भी पर्सन को बिना इन्फॉर्म किए बगैर नहीं कस्टडी में लिया जा सकता। सबसे पहले उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपको क्यों कस्टडी में लिया जा रहा है, किन ग्राउंड्स पे लिया जा रहा है, और उसके बाद उसको लीगल पिटिशनर का भी मुकम्मल अख्तियार होगा कि वो उसको भी कर सकता है, यानी वकील भी कर सकता है अपनी चॉइस का। सब क्लास 2 में एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स ऑफ सच अरेस्ट, यानी एक पर्सन है जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसको 24 घंटे के अंदर जो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द कोर्ट ऑफ द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, यानी उसमें वो टाइम जो है वो शामिल नहीं होगा, वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जो कि पुलिस थाने का और कोर्ट के दरमियान का रास्ता होता है। ठीक है, को लेके जाने का, तो उस पीरियड को नहीं शामिल किया जाएगा। एंड नो सच पर्सन शैल बी डिटेन इन कस्टडी बियॉन्ड दिस सेड पीरियड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ अ मजिस्ट्रेट, और इससे ज़्यादा जो है ना वो कस्टडी में रखने का अख्तियार तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मजिस्ट्रेट की अथॉरिटी ना मिल जाए, यानी मजिस्ट्रेट उस पर क्या है कि अपनी कंसल्टेशन ना दे दे, यानी मजिस्ट्रेट अगर कहेगा तो मजीद उसको रिमांड पे रखा जा सकता है, अदरवाइज किसी भी पर्सन को जो है वो कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। ठीक है, ये चीज़ इसमें बताई गई है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो एक सबसे पहले कि जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा उसको ग्राउंड्स बताए जाएंगे, दूसरे नंबर पे उसको लीगल पिटिशनर करने का इख्तियार है। सब क्लास 2 में उसने बताया कि अगर डिटेन किया गया 24 आवर्स के लिए रखा जाएगा, और उसके बाद मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बगैर मजीद अगर उसको डिटेन करना है तो वो रखा जाएगा। और इसमें उसने कहा है कि एक्सक्लूड कर दिया जाएगा वो टाइम पीरियड जो कि उसके सफ़र का है। ठीक है, वो टाइम तो 24 घंटे में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ये आपने इसमें याद
रखना है। उसके बाद प्रिवेंटिव डिटेंशन है, बोर्ड मुकर्रर होता है, तो वो इट्स नॉट रेलिवेंट, वो आपको ज़रूरत नहीं है करने की। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो इसमें आर्टिकल 10 में वो यही है। उसके बाद 10 है राइट टू फेयर ट्रायल, मतलब जिस भी पर्सन को पकड़ा जा रहा है उसको पहले बताया जाएगा कि किन ग्राउंड्स पे आपको पकड़ा जा रहा है, क्यों पकड़ा जा रहा है, और उसका मुकम्मल तौर पे बेहतर तरीके से मनसफाना तरीके से ट्रायल चलाया जाएगा। फॉर द टर्मिनेशन ऑफ सिविल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन और इन एनी क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट हिम अ पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू फेयर ट्रायल एंड प्रोसेस, यानी जब भी किसी पर्सन पे जो है वो सिविल और राइट्स और ऑब्लिगेशन या क्रिमिनल चार्ज इम्पोज होता है तो उस पर्सन का जो ट्रायल चलाया जाएगा, मनसफाना ट्रायल चलाया जाएगा। मतलब इसमें आप वो प्रिंसिपल ऐड कर सकते हैं उबी जस उबी रेमडियम, वेयर देयर इज अ रॉन्ग देयर इज अ रेमडी, आर्डियो आर्डर परटम, कि किसी भी पर्सन को सुने सुनाए बगैर सजा नहीं दी जाएगी। मनसफाना तरीके से उसका मुकम्मल एहसन तरीके से जो है वो ट्रायल चलाया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 10A बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पेपर में पूछ सकता है, तो इसलिए आपने इसको मुकम्मल मजीद अच्छे तरीके से याद करना है। आर्टिकल 11 है स्लेवरी, फोर्स लेबर ETC प्रोहिबिटेड, यानी आर्टिकल 11 कहता है कि हर तरह की दो चीज़ें इसमें बताई हैं कि स्लेवरी, फोर्स लेबर जो है वो मामनत है। स्लेवरी इज नॉन एग्जिस्टेंस एंड फोरबिडन एंड नो लॉ परमिटेड और फैसिलिटेट इट्स इंट्रोडक्शन इन एनी फॉर्म, यानी स्लेवरी, फोर्स लेबर जो है वो मना होगी और कोई भी कानून ऐसा नहीं होगा जो कि इसको इन्फोर्स करवाए, लागू करवाए। तमाम तरह की स्लेवरी जो है गुलामी पाबंद है। सब क्लास ऑल फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर एंड ट्रैफिक ह्यूमन बींग आर प्रोहिबिटेड, यानी ये स्मगलिंग वगैरह जो आदमियों की हो रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इस पे भी जो है वो मुकम्मल मामनत लगाई जा रही है। उसके बाद मजीद इसमें बता दिया जाता है नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर शैल बी एंगेज इन एनी फैक्ट्री, माइन और एनी हजर्ड्स एम्प्लॉयमेंट। हजर्ड एम्प्लॉयमेंट पहले समझते हैं कि ये क्या होता है कि किसी भी पर्सन को जो है ना जबरन मजबूर करके कोई भी काम नहीं करवाया जा सकता, ये माइन वाला या इस तरह का। ठीक है, हर पर्सन को जो है ना वो मुकम्मल राइट हासिल है कि वो कोई भी जो है ना कारोबार अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन उसको मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो कोई भी फैक्ट्री माइन का काम करे जो 14 साल से छोटा बच्चा है। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल बी डीम्ड टू इफेक्ट कंपल्सरी सर्विसेज बाय एनी पर्सन for being a purpose provided that no compulsory services shall be a cruel nature or incompatible with, मतलब कोई भी कंपल्सरी सर्विसेज है ना वो एक पर्सन से ली जा सकती नहीं ली जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा किसी भी पर्सन को जो है वो जुल्म करके या मजबूर करके या उसकी कैपेसिटी के अगेंस्ट वो काम है तो उससे करवाया जाए, वो ऐसा काम जो है वो उससे मामनत की जाएगी। ठीक है, क्या बताया इसमें हमें कि फोर्स लेबर मना है। दूसरे नंबर पे हमें उसने बताया कि किसी भी फैक्ट्री माइन में जो है 14 साल से छोटी उम्र के बच्चे को नहीं रखा जा सकता। फिर हमें बताया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बना जो है पाबंद है, और किसी भी पर्सन को जो है वो जुल्म करके या मजबूर करके कोई भी जो है वो काम नहीं करवाया जा सकता। ये था आर्टिकल 11। अब हम आर्टिकल 12 को पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स मैंने हर आर्टिकल के जो है ना उर्दू भी साथ लिखी है, अगर आपको समझ ना आए तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। आर्टिकल 12 हमें कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, यानी साबका जो है वो सज़ा अगर उसको हो गई तो दोबारा नहीं होगी, या उसने तब जब ऑफेंस कमिट किया तो उसकी कोई सज़ा नहीं थी, बाद में जो है उसकी सज़ा रख दी गई, तो एक पर्सन को फिर दोबारा जो है ना उस क्राइम के लिए कोई भी सज़ा नहीं हो सकती। ठीक है, ये कहता है आर्टिकल 12। नो लॉ अथॉरिटी टू पनिश अ पर्सन फॉर एन एक्ट विच वाज पनिशेबल बाय लॉ एट द टाइम ऑफ कमीशन, यानी कि जब उसने मतलब वो एक्ट कमिट किया तब वो कोई भी मतलब कोई भी वो लॉ नहीं था, तब कोई भी सज़ा नहीं थी, और बाद में वो सज़ा बन जाती है तो फिर उसको सज़ा नहीं होगी। नॉर शेल अ पर्सन बी पनिश फॉर एन ऑफेंस बी अ पेनल्टी ग्रेटर देन द पेनल्टी प्रेस्क्राइब्ड लॉ एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस, या जब उसने वो ऑफेंस कमिट किया था तब तो उसकी कोई सज़ा नहीं थी। ठीक है, मतलब थोड़ी सज़ा थी और फर्दर उसकी सज़ा बढ़ जाती है, तो फिर ये नहीं होगा कि भाई आप बाकी भी सजा कर काटे, नहीं, जो उसको एक बार सजा हुई है वही सजा होगी, दोबारा उस सजा को बढ़ाया या कम नहीं किया जा सकता। नथिंग दिस आर्टिकल अफेक्ट द ट्रायल एंड पनिशमेंट ऑफ एनी पर्सन फॉर एनी एक्ट डन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज पनिशेबल एट दैट टाइम, यानी जब ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड हुई तो उस वक्त से लेके बाद में जो है मतलब जो भी लॉ बनाया गया, ठीक है, उस पर ये एप्लीकेबल होगा, लेकिन उससे पहले जो लोगों को सजाएं होती थी या नहीं हुई सजाएं तो वो पहले कवानीन के मुताबिक होंगी, यानी अगर वो फेल सजा है पहले कवानीन के मुताबिक तो वो उतनी सजा होगी, मजीद उसको जो है वो सज़ा नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये चीज़ इसमें बताई गई है कि एक पर्सन ने जब ऑफेंस किया तो तब वो क्राइम नहीं था तो फिर उसको मजबूर नहीं किया जा सकता, उसको फिर दोबारा उसके लिए जो है वो सज़ा नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 13 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इनक्रिमिनेशन, कि एक पर्सन को जो है वो दोहरी सज़ा नहीं दी जा सकती और सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग, यानी कि अपने खिलाफ जो है वो आके तुम गवाही दो, ऐसा जो है वो कोई कानून भी नहीं बनाया जाएगा। यहाँ पे बताया
गया है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश फॉर द सेम ऑफेंस दैन वंस, यानी एक बार उसको एक जुर्म में सजा हो गई है तो दोबारा उसको उसके लिए फिर दोबारा से कॉल इन क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, फिर दोबारा से उसको सजा नहीं होगी। हाँ, उस नोयत का वो अगर दोबारा से ऑफेंस करता है तो फिर उससे पूछा जाएगा, ठीक है। मोर देन वंस ये लिखा हुआ है। सब क्लास 2 में है नो पर्सन शैल व्हेन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, यानी किसी भी पर्सन को जो है अपने खिलाफ गवाही देने के लिए दोबारा से जो है वो कॉल इन क्वेश्चन नहीं किया, मतलब उसको नहीं कहा जा सकता कि आप इसमें एक्यूज हो और आप ही अपने खिलाफ जो है वो गवाही दो। ये आर्टिकल 15 जो है वो सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग के खिलाफ जाता है। उसके बाद आर्टिकल 14 है इनवॉल्बिलिटी एंड डिग्निटी ऑफ मैन, यानी हर एक पर्सन की जो इज्जत वकार है उसको बरकरार रखा जाएगा। द डिग्निटी ऑफ मैन एंड सब्जेक्ट टू लॉ द प्राइवेसी ऑफ होम शैल बी इनवॉल्बल, यानी एक पर्सन की जो घर की प्राइवेसी है उसको बरकरार रखा जाएगा। नो पर्सन शैल बी सब्जेक्ट टू मतलब किसी भी पर्सन को जो है वो कानून के अलावा नहीं पूछा जाएगा। ये आगे इनके सारे एमसीक्यूज़ हैं, ये आपने पढ़ लेने हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं तो ये आपने जो है जी वो प्रिपेयर कर लेने हैं। उसके बाद हम आर्टिकल 5 जो है यहाँ पे दोबारा से लिखा गया है, लेकिन आपने मज़ीद जो है ना इसको क्या करना है कि ऊपर वही सारा इसके एमसीक्यूज़ मैंने बताए हुए हैं तो ये सारे आपने कर लेने हैं। चले जी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ना है आर्टिकल 15, तो मैं उसको ओपन कर लूँ फिर मैं आपको पढ़ाती हूँ। आर्टिकल 15 है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, यानी हर पर्सन को राइट हासिल है कि वो कहीं पे भी मूव कर सकता है पाकिस्तान में। एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू रिमेन इन, यानी वो रहने के लिए, एंड सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय लॉ, यानी जो कानून ने शराइत लगाई है ना उसके अलावा वो कहीं पे भी जा सकता है। और वो शराइत किस लिए लगाई जाती है? इन द पब्लिक इंटरेस्ट, मुफाद आमा को जो है ना प्रोटेक्ट करने के लिए। एंटर एंड मूव फ्रीली थ्रू आउट पाकिस्तान एंड टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट देयरफॉर, मतलब वो फ्रीली जो है पाकिस्तान के किसी भी एरिया में जा सकता है, किसी भी एरिया में वो मूव कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ इसमें बताई गई कि रिजाइड वो कर सकता है, रह सकता है, लेकिन वो क्या करेगा कि विद इन लिमिट्स रह के जो है वो जा सकता है, इन लिमिट से अबव नहीं वो जा सकता। फ्रीली मूव कर सकता है, रह सकता है, लेकिन जो कानून ने जो है पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के लिए जो बताई हुई है ना टर्म्स, उनको वो तजावुज़ ना करे। आर्टिकल 16 है फ्रीडम ऑफ असम्बली। असम्बली का कंसेप्ट बच्चों बड़े अच्छे तरीके से आपने याद करना है कि असम्बली बनाने का अख्तियार सबको, अनलॉफुल असम्बली का अख्तियार किसी को नहीं है। अनलॉफुल असम्बली क्या होती है? जिसमें 5 या 5 से ज़्यादा बंदों के पास जो है वो हथियार वगैरह है, तो वो चीज़ जो है मना है। आर्टिकल 16 फ्रीडम देता है कि आप किसी भी असम्बली को जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। अब वो असम्बली क्या हो सकती है? असम्बली में वो होता है कि जी बंदे इकट्ठे हो रहे हैं, असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, मतलब असम्बली क्या होगी कि बंदे इकट्ठे होकर बातचीत कर सकते हैं, मतलब अमन व ईमान के साथ, लेकिन क्या होना चाहिए कि उनके पास किसी भी किस्म के जो है वो हथियार वगैरह ना हो, ठीक है। ये चीज़ इसमें बताई गई है। फर्दर इसमें जो मजीद बताया गया वो बताया गया कि सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। हाँ, अगर कोर्ट ने जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि भाई ये जो कानून की रिस्ट्रिक्शन है इनको आप माने, इनसे आपने तजावज़ नहीं करना, तो उसके अलावा जो है मुकम्मल इख्तियार है हर पर्सन को कि वो क्या कर सकता है, किसी भी ग्रुप को, किसी भी असम्बली को बना के आपस में जो है अपने कंसल्टेशन कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में वो घुमा पड़ा के पूछ सकता है कि जी लॉफुल असम्बली कौन सी होती है? 5 या 5 से ज़्यादा बंदों पे मुश्तमिल होती है और उनके पास डेडली वेपन्स होते हैं? नहीं, असम्बली वो होती है जो 4, 3, 5 बंदे भी इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है, किसी भी मकसद को करने के लिए इकट्ठे होते हैं। जैसे स्कूल्स में वगैरह में असेंबली होती है बच्चों की, तो वो असेंबली के पास क्या हथियार वगैरह होते हैं, उनको क्यों इजाज़त मिलती है? क्योंकि आर्टिकल 16 ने इजाज़त दी हुई है। उसके बाद आर्टिकल 17 आ जाता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, अंजुमन साजी का अख्तियार मुकम्मल है। एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट ऑफ एसोसिएशन, यानी हर पर्सन को मुकम्मल अख्तियार हासिल है कि वो अपनी एसोसिएशन बना सकता है, यूनियन बना सकता है, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय, मतलब हर जगह रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है उनको फॉलो करना पड़ेगा हर पर्सन को, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बता दी गई है। उसके बाद मजीद इसमें बता दिया गया है कि इम्पोज बाय लॉ इन इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान पब्लिक ऑर्डर एंड मॉडलिटी, यानी पाकिस्तान की सालमियत को, इज्जत को, हाकमियत को बरकरार रखते हुए, इन कवानीन को मद्देनजर रखते हुए कोई भी पर्सन, कोई भी एसोसिएशन, यूनियन बना सकता है। एवरी सिटीजन नॉट बीइंग इन ए सर्विसेज पाकिस्तान शैल हैव अ राइट फ्रॉम और बी अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, मतलब यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि उसको सर्विसेज पाकिस्तान का हिस्सा
हिस्सा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा क्या है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होगा, क्योंकि बाकी जो मतलब सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में मेंबर्स होते हैं वो क्या है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का हिस्सा नहीं बन सकते। ठीक है, ये चीज़ आपने याद करनी है। उसके बाद आर्टिकल 18 आ जाता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड बिजनेस एंड एसोसिएशन। हर एक पर्सन को राइट हासिल है कि वो अपना कोई भी बिजनेस ट्रेड एसोसिएशन बना सकता है। आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच के हर पर्सन को राइट है कि वो अपना जो है वो इजहार कर सकता है अपनी राय का, जिसमें बताया गया है कि फॉर एवरी सिटीजन हैव अ राइट ऑफ फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ प्रेस सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय लॉ। यानी किसी भी पर्सन को राइट हासिल है कि वो अपने एक्सप्रेशन का इजहार कर सकता है, अपनी राय का इजहार कर सकता है, लेकिन विद इन द लिमिट्स ऑफ इस्लाम रहेगा। एंड लॉ ऑफ इंटरेस्ट इन द ट्रस्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ इस्लाम बरकरार रखेगा। इंटेग्रिटी सिक्योरिटी ऑफ डिफेंस ऑफ पाकिस्तान फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट पब्लिक ऑर्डर डिसेंसी और मॉडलिटी और इन रिलेशन टू कंटेप्ट ऑफ कोर्ट। और मतलब ये भी वो मद्देनजर रखेगा कि तौहीन कोर्ट ना हो जाए। कमीशन ऑफ इंटिसीमेंट ऑफ टू एन ऑफेंस, यानी किसी भी किस्म का कोई ऑफेंस ना मरतब हो जाए। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखना है आपने, ये चीज़ें याद करनी है, क्योंकि पेपर में वो इनमें से पूछ लेता है। अमूमन वो पूछता है ग्लोरी ऑफ इस्लाम के बारे में कि क्या जी इन चीज़ों को नुकसान पहुंचाए बगैर क्या है कि कोई भी पर्सन जो है वो क्या कर सकता है कि जो है जी अपनी एसोसिएशन बना सकता है, कोई भी यूनियन बना सकता है, कोई भी मतलब राइट है जी उसको स्पीच का, वो किसी भी टॉपिक पे डिस्कस कर सकता है। जैसे ये फ्रीडम ऑफ प्रेस है, जर्नलिस्ट होते हैं, बट वो विद इन द लिमिट्स रह सकते हैं। आर्टिकल 20 है फ्रीडम ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बताया गया सब्जेक्ट टू लॉ पब्लिक ऑर्डर एंड मॉडलिटी को मद्देनजर रखते हुए एवरी सिटीजन शैल हैव अ राइट द टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट हिज रिलीजन, के कोई भी पर्सन जो है वो अपने रिलीजन को, अपने मज़हब को जो है वो तबलीग कर सकता है, अमल कर सकता है उसके मुताबिक। एवरी रिलीजियस डोमिनेशन एंड एवरी सेक्ट देयरफॉर शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश मेंटेन एंड मैनेज द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। यानी हर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन क्या कर सकता है कि वो अपना जो है मतलब क्या ग्रुप बना सकता है, अपना इंस्टीट्यूशन अदारा बना सकता है, उसका इंतज़ाम को खुद जो है वो सॉल्व कर सकता है। आगे ये मज़ीद मैंने MCQs बनाए हैं, इनको आपने पढ़ लेना है। अब हम आर्टिकल जो है जी 21 उसको डिस्कस करेंगे। उसमें क्या बताया गया है, उसमें बताया गया कि सेफ गार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर पर्पज़ ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, यानी कि कोई भी किसी भी पर्सन जो है ना किसी भी दीन से बिलोंग करता है तो वो दूसरे दीन के जो है ना टैक्सेस वगैरह वो नहीं पे करता। जैसे अब हमारे मुल्क में है तो ज़कात वगैरह तो वो सिर्फ हम अदा करते हैं, दूसरे नहीं अदा कर सकते। इस तरह से आर्टिकल 22 है सेफ गार्ड एज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, मतलब दूसरे जो रिलीजन के इंस्टीट्यूशन है, अदारे हैं, उनके मदरसे हैं तो उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शैल बी रिक्वायर्ड टू रिसीव रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और टेक पार्ट एनी रिलीजियस सेरेमनी रिलेटिंग टू अ रिलीजन अदर दैन हिज ओन, यानी कोई भी पर्सन अटेंड नहीं कर सकता किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, ठीक है, या उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती कि भाई आप इनकी सेरेमनी को जो है वो ज्वाइन करें, ठीक है। उसके अपनी सेरेमनी है, अपने रिलीजन को उसको ज्वाइन कर सकता है, अदरवाइज उसको मजबूर नहीं किया जा सकता। ये वर्ड आपने याद करने हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं, क्योंकि यही पेपर में वो पूछता है। No religious community shall be prevented from providing religious instruction for its own member in any institution maintained by the cadet community, यानी उस कम्युनिटी ने अपना अदारा बनाया और उसको ये नहीं रोका जा सकता कि भई आप अपने मेंबर्स को जो है वो गाइड करें या इससे बाज रहें, तो हर पर्सन का जो है ना वो राइट है। आर्टिकल 23 आ जाता है राइट टू एक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, यानी यहाँ पे ये प्रॉपर्टी के रिलेटेड है कि कोई भी पर्सन जो है वो कोई भी प्रॉपर्टी हासिल कर सकता है, उस पर अपनी पोजेशन बरकरार रख सकता है, ये चीज़ इसमें बताई गई है, और उसको डिस्पोज भी कर सकता है। तो उसके बाद 24 है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट। नो पर्सन शैल बी कंपल्सरी टू डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेफ इन अकॉर्डेंस विद लॉ, यानी किसी भी पर्सन को उसकी प्रॉपर्टी से महरूम नहीं किया जा सकता मां सवाए कानून के प्रोसेस के अलावा। प्रॉपर्टी कैन ओनली बी एक्वायर्ड बाय स्टेट फॉर पब्लिक पर्पज एंड विद कंपनसेशन, यानी प्रॉपर्टी स्टेट एक्वायर कर सकती है किसी भी पर्सन से, लेकिन वो क्या करेगी कि उसको कंपनसेट करेगी, जो भी उसकी प्रॉपर्टी मुफाद आमा के पर्पज़ के लिए, गवर्नमेंट पर्पज़ के लिए दी जा रही है तो उसके लिए बदले में उसको कंपनसेट किया जाएगा। आर्टिकल 25 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वलिटी ऑफ सिटीजन, ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर लॉ, आर इंटाइटल इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी तमाम सिटीजन जो है वो इक्वल है और तमाम लोगों को जो है वो मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा कानून के मुताबिक। देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर्स, यानी जेंडर की बेस पे कोई भी जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, तजाद नहीं होगा, सब लोग इक्वली होंगे। नथिंग दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, मतलब कोई भी इस आर्टिकल की कोई भी शिक इस चीज़ पे एप्लीकेबल नहीं होगी कि एक स्पेशल ख़ास जो है कानून बनाया जाए औरतों और मर्दों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो वो कानून बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें तीन चीज़ें हैं कि इक्वलिटी ऑफ सिटीज़न है, फिर जेंडर बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, और कोई भी कानून बनाया जा सकता है औरतों और बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए, एंड
एंटी रेप कवानीन आ गए हैं, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट जो है ना कवानीन बना दिए गए हैं, जिसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट आते हैं, तो ये डिफरेंट कवानीन आ जाते हैं। 26 है नॉन डिस्क्रिमिनेशन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, यानी कोई तजाद नहीं होगा, तमाम लोग जो है ना वो जगह पे जा सकते हैं पब्लिक प्लेसेस पे, चाहे उसमें हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम है, वो पाकिस्तान में रह रहे हैं तो उनको मुकम्मल इजाज़त है। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एक्सेस टू एनी प्लेसेस ऑफ पब्लिक entertainment or restored on the ground only of race, religion or gender, desire, residence और a place of birth। मतलब किसी भी पर्सन को ये मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप पब्लिक एंटरटेनमेंट वाली जगह पे ना जाएं, या जी आपका मज़हब ये है, आपकी नस्ल ये है, या आपका जेंडर ये है, तो हर एक को इजाज़त हासिल है। नथिंग इन दिस आर्टिकल, जी ये चीज़ है आर्टिकल 27(6) का, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। मतलब कोई भी कानून वो बना सकते हैं, मतलब इनको रोका नहीं जा सकता। उसके बाद सेफ गार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन सर्विसेज, मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा सर्विसेज में, चाहे वो औरत है, मर्द है, किसी भी मजहब से तल्लक रख रहे हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। लेकिन स्ट्रेट इन कोटा जो है ना वो बैकवर्ड एरिया में रखा गया है ताकि उनकी तरक्की खुशहाली के लिए, तो उस पर कुछ भी जो है वो एलिगेशन नहीं लगाया जाएगा, ये चीज़ इसमें बताया गया है। आर्टिकल 28 है प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर, यानी मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, जो भी लैंग्वेज है, कल्चर है, उसको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर हैव द राइट टू प्रिजर्व एंड प्रमोट द सेम, यानी किसी भी तल्लक से रखते हैं, किसी भी कल्चर से उनका तल्लक है किसी भी, तो वो क्या कर सकते हैं, इसको प्रमोट कर सकते हैं, तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं, सब्जेक्ट टू लॉ एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन फॉर दैट पर्पज़, और इस मकसद के लिए वो अपने जो है वो कवानीन बना सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ, ये चीज़ इसमें बताई गई है। तो ये आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद आगे फर्दर जो है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी स्टार्ट होती हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें।